अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं उनके बारे में स्टडी करने से पहले ये जाना जाए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो सिस्टम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अकाउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जब हम बिजनेस की बुक्स में बिजनेस के में दिन भर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशन बनाए गए। तो उन रूल और रेगुलेशन को ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे। तो जब रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो ऐसा सिमिलर रूल और रेगुलेशन बनाया जाए जिसको सभी फॉलो करें। तो उसी के लिए वो गाइडलाइंस का काम करते हैं। तो देखेंगे कि आज जब कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी, कोई कारखाने, कोई फैक्ट्री अपने बिजनेस की बुक्स में अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उस बिजनेसमैन का ही उस बुक पर राइट नहीं रह गया है। वो बिजनेस की बुक्स को सारे अकाउंट्स, सारे रिकॉर्ड किया, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया और रिकॉर्ड को किसी लॉकर में रख दिया। देखेंगे कि आज बिजनेस में डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जैसे मान लो किसी से हमने उधार गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट में गुड्स परचेजिंग की, वो हमारा क्रेडिटर्स हुआ। हमने बैंक से लोन लिया, बैंक में एक पार्टी हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व हो गया, हमारे क्रेडिटर्स भी बिजनेस से हमारे इन्वॉल्व हो गए। हमने इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस कराया, वो भी हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व हुई। गवर्नमेंट को हमें टैक्स देने हैं तो गवर्नमेंट भी हमारे कहीं ना कहीं से हमारे साथ इन्वॉल्व हुई। बिजनेस में और भी इन्वेस्टर पैसे लगाए हैं वो भी इन्वॉल्व हुए किसी न किसी रूप में। तो हर एक पर्सन ये चाहेगा कि हम उस बिजनेस की बुक्स को देखें कि ताकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कहीं से प्रभावित तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रिंसिपल्स ऐसे हमें गाइडलाइंस देते हैं कि हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को इससे ऐसा बनाएं कि सब लोग इजीली उसको समझ जाएं। तो सब लोग इजीली जब समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे लिए एक गाइडलाइंस का काम करते हैं और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जहां भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो सारे लोग इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया बेसिक एजम्पशंस, एक बोला गया बेसिक प्रिंसिपल और तीसरा है मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स। तो अब हम लोग आज सबसे पहले बेसिक एजम्पशंस के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जाने कि बेसिक एजम्पशन है क्या। तो देखो, जब वर्ल्ड के सारे जो अकाउंटेंट हैं, जो अकाउंटिंग बनाने के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जैसे अमेरिका का CPA है, इंडिया का ICAI है, उसी तरह वर्ल्ड में अनेक कंट्रीज में उनके अकाउंटिंग वर्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उन्होंने मिलकर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप किया और जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप किए गए उसमें बेसिक एजम्पशन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल रखे गए जो सबको मानने होंगे, एक्सेप्ट करने होंगे। हमारे ऊपर है कि सब लोग एक्सेप्टेबल है, ये सब लोग इसको मान रहे हैं, मान सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें यह बताया गया कि जब हम बिजनेस की बुक में होने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पर हम केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, बिजनेसमैन को नहीं देखेंगे। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग पर्सन है। हमारा ही बिजनेस है, हमारा ही इसमें पैसा लगा है, हम दिन रात बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि आप अलग हो और आपका बिजनेस अलग है। हम
बिजनेस में 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन होंगे, उसको हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन बिजनेसमैन के घर पे कितने उसके मकान हैं, कितने उसके पास गाड़ियां हैं, कितने फर्नीचर हैं, इनका बिजनेस की बुक्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाएगी तो केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे। बिजनेसमैन को भी एक पर्सन माना गया है कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप भी बिजनेस में पैसे लगाए हो, हम आपके नाम से भी बिजनेस की बुक्स में एक रिकॉर्डिंग करेंगे, आपका इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट है, आपको एक क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट देंगे। तो यहां पर हम लोग इस प्रिंसिपल में यह जानेंगे कि हमें जो भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी होगी वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, न कि बिजनेसमैन के। बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ लेगा कुछ देगा उसको भी हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि बिजनेसमैन ही इसका मालिक है, इसकी बातों को क्या रिकॉर्ड करना, इसके ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करना। तो यहां पर बिजनेस इंटाइटी ने क्लियर किया कि हम बिजनेस की बुक्स में केवल बिजनेस से ही रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेसमैन के पर्सनल एसेट्स, पर्सनल लायबिलिटीज को हम बिजनेस की बुक्स में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स एजम्पशन ये बताता है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो ये मानकर स्टार्ट किया जाएगा कि उसका कभी भी एंड नहीं होगा, वो बिजनेस रेगुलर चलता रहेगा। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स जब बिजनेस को रेगुलर चलने की बात कह दिया तो देखो, जब हम बैंक से लोन लेने गए अपने बिजनेस के लिए कि बैंक हमें लोन दे, तो बैंक ने मान लो हमें 10 साल के लिए लोन दे दिया, तो बैंक इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहा है कि ये बिजनेस फ्यूचर में कभी समाप्त नहीं होगा और हमें वो लोन दे रहा है। हम किसी पर्सन से उधार सामान खरीदे और हमने कहा कि हम आपको यह पेमेंट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देंगे, और वो मान गया कि हमें 4 साल 5 साल में पेमेंट मिल जाएगा। तो यहां भी वो ये मानकर हमें उधार सामान दे रहा है कि हमें 4 साल 5 साल में पैसे मिलेंगे और ये बिजनेस समाप्त नहीं होगा। तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह के जब हो रहे होंगे तो इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम लोग इस तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। हम कोई मशीन, कोई प्लांट, कोई फर्नीचर खरीद कर लाए, तो अब ये देखा गया कि प्लांट, मशीन, फर्नीचर हमें लॉन्ग टर्म के लिए भागेंगे। जैसे हमने 1 लाख का प्लांट खरीदा और ये कहा गया ये प्लांट 10 साल तक हमारे पास वर्क करेगा, तो अब इस प्लांट के 1 लाख एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर 1 ईयर पर नहीं चार्ज करेंगे, हम 10 सालों पर चार्ज करेंगे। 10-10 हजार पर 10 सालों तक चार्ज कर दिया। तो ये मानकर ये चार्ज किया गया कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये इसका कभी जीवन में समाप्ति नहीं होगी। और ये जो हम ट्रांजैक्शन इस तरह बेस पर रिकॉर्ड करेंगे वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स के कारण होगा। फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स ये कहता है कि बिजनेस में वही एक्टिविटीज रिकॉर्ड करो जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। इस तरह का या बिजनेस का एक लिमिटेशंस भी आप इसको कह सकते हो कि अकाउंटिंग का, ये अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन भी है, एक कमी भी है कि हम केवल मनी को ही मेजर करते हैं, क्वांटिटी को नहीं मेजर करते। जैसे अभी हम हमारे बुक्स में लिखा होगा फर्नीचर 50,000, अब हम यहां पर ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ फर्नीचर्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन कितने रुपए का प्लांट, कितने रुपए का फर्नीचर, कितने रुपए की मशीन हमारे पास है, ये हम बता देंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है चाहे बिजनेस में कितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्यों ना हो, अगर वो मनी में मेजर नहीं की जा सकती है तो उसको आप बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे मान लो हम पर ईयर सेल्स 1 लाख रुपए कर रहे थे, तभी हमने अपना सेल्स मैनेजर बदला और एक एक्सपर्ट सेल्स मैनेजर को लाए और उसके आने से हमारी सेल्स 5 लाख रुपए हो गई ईयर की। तो हम इसमें 5 लाख रुपए सेल्स दिखा देंगे, लेकिन उस बुक्स को देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा पिछला सेल्स मैनेजर खराब था और नए सेल्स मैनेजर के आने से हमारी सेल्स बढ़ गई। जैसे इसी का अपोजिट एग्जांपल देखो, हमारा एक मैनेजर बहुत एक्सपर्ट था, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की सेल करता था ईयर में, वो चला गया, रिटायर हो गया, छोड़ दिया, हम नए सेल्स मैनेजर को लाए।
पता लगा सेल्स उसने 2 लाख किया, तो अब हमारी बुक में उस ईयर में 2 लाख रुपए में रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन उस रीजन को हम नहीं बता पाएंगे, हमारी बुक्स नहीं बता पाएगी कि एक नया मैनेजर आया है जो एक्सपर्ट नहीं, उसकी वजह से सेल्स कम हो गई। तो क्यों? क्योंकि उसके आने जाने को मनी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक छोटा सा 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन हो तो बुक में रिकॉर्ड करो, लेकिन कोई भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज है, बहुत बढ़िया एक्टिविटीज बिजनेस हुई, बिजनेस की सेल बढ़ गई, इनकम की इनकम बढ़ गई, लेकिन वो एक्टिविटीज मनी मेजरमेंट के रूल पर नहीं फिट होती है, तो उसको हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से कहता है कि बिजनेस का कभी एंड नहीं होगा, और अगर हम किसी भी वर्क का रिजल्ट जानना चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा, तो जब तक उस वर्क का एंड नहीं होगा तब तक हम फाइनल रिजल्ट नहीं जान सकते। तो अब ये बताया गया कि बिजनेस कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो बिजनेस का कभी एंड नहीं होगा, तो उसके फाइनल रिजल्ट्स को हम नहीं जान पाएंगे। तो लेकिन एक हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि हम 12-12 महीने के छोटे छोटे पार्ट्स बना लें, जिसमें उस 12 मंथ्स में होने वाली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनकम्स हो, उनको अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट हम जान जाएंगे कि पर्टिकुलर उस पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के लिए उसके एंड होने का इंतजार ना करें, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में बताया कि बिजनेस में डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व है, एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट का टैक्स है। ये ईयर बाय ईयर अपनी रिपोर्ट चाहेंगे, अपने इंटरेस्ट की रिपोर्ट चाहेंगे कि हमें इससे क्या बेनिफिट मिला। एम्प्लॉय ये जानना चाहेगा कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, बैंक ये जानना चाहेगा कि हमारा जो लोन दिया गया है वो लोन हमें सही समय पर रिकवर हो जाएगा कि नहीं, हमें इंटरेस्ट मिल जाएंगे कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाकर फाइनल रिजल्ट लगाने के लिए 12 मंथ के हमने पार्ट्स बना दिए। 1 अप्रैल से बिगिनिंग होकर 31 मार्च को एंड हुआ, एक 12 मंथ हुआ, या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का एक पीरियड बना लिया। उस पीरियड में हम जो भी उस पीरियड के एक्सपेंस इनकम होंगे उनको लिखेंगे और डिफरेंस निकालकर अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर देंगे। फिर आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखिए जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, आप जब प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट से कहता है कि आपने मान लो आप 2010 का बना रहे हो, तो कहता है कि 2010 में जो भी आप एक्सपेंस पेड कर दिए और उसका रिलेशन 2010 से है, उस पेड किए गए एक्सपेंस को भी दिखलाओ, और साथ ही साथ अगर 2010 में हमने किसी पर्सन से सर्विस लिया लेकिन उसका पैसा अभी दे नहीं पाए, अभी बाकी है, इसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, उसको भी उस ईयर के एक्सपेंस में इंक्लूड करो। साथ ही देखो अगर हम कोई इनकम 2010 का अकाउंट बना रहे हैं, 2010 में इनकम हमें मिल गई और हमने 2010 में उसको सर्विस दिया है लेकिन अभी वो इनकम हमें मिली नहीं है, तो ये हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि उस इनकम को भी अपनी इसी ईयर की इनकम मानो जिस ईयर में आपने सर्विस प्रोवाइड किया है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से कहता है कि जिस पीरियड का आप प्रॉफिट और लॉस निकालने जा रहे हो, उस पीरियड में जो भी एक्सपेंस आप पेड किए हो उसको भी एक्सपेंस में शामिल करो, और जो एक्सपेंसेस अभी आपने अनपेड है, जो आपने अभी दिए नहीं है लेकिन सर्विसेज ले चुके हो, उनको भी शामिल करो। तो जब हम किसी भी एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग जोड़ रहे होते हैं, किसी भी इनकम में एक्रूड इनकम जोड़ रहे होते हैं, तो वहां पर जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो
आज हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिक एजम्पशंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे।